देखिए दीपक, अगर कोर्ट रूम की बात करें, कोर्ट रूम में सबसे पहले सीबीआई के वकील ने अपना पक्ष रखा। डीपी सिंह ने ये कहा कि किस तरीके से उन्होंने कब कब ये बयान दिए, जो बयान सीधे तौर पे सीबीआई को धमकाने वाले थे। शब्द को कोट किया गया, ये कहा गया कि आपके घर में भी माँ और बेटे होंगे, हमेशा सरकार नहीं रहने वाली। और उसके बाद बताया गया कि कैसे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसकी जाँच कर रहा था, इस केस की जाँच कर रहा था, उनके ऊपर एक बार नहीं बल्कि 2 बार हमले हुए हैं। ये कहा गया कि सीबीआई के ऊपर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है, पूरे मामले को, इन्वेस्टिगेशन को पॉलिटिकल कलर, राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई है। जिसके बाद जो तेजस्वी यादव के वकील हैं उन्होंने बोला और उन्होंने बहुत सारे पक्ष रखे, मीडिया के ऊपर आरोप लगाया कि खबरों को कैसे तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। 2013 का एक वीडियो दिखाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात हुआ करते थे, और उन्होंने भी कहा था कि सीबीआई का दुरुपयोग तत्कालीन यूपीए सरकार यानी कांग्रेस सरकार मनमोहन सिंह के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 यानी जो फंडामेंटल राइट है, बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसके तहत मैंने बयान दिया है, मैंने किसी को धमकाने की कोशिश नहीं की। लेकिन सीबीआई के जज के द्वारा ये कहा गया कि बहुत थिन लाइन है, बहुत बारीक रेखा है कि कहाँ आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने राइट का एक्सरसाइज कर रहे हैं, और कहाँ आप धमकी दे रहे हैं। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, लिहाजा अगली बार जब आप बोलेंगे तो उस पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो फिलहाल जमानत याचिका है उसे खारिज नहीं किया गया है, जमानत उनकी बनी हुई है। जब सीबीआई के वकील से मेरी आपसे कुछ ही देर पहले बात हुई, हमने उनसे पूछा कि क्या दोबारा आप कोर्ट में जाएंगे या अपर कोर्ट में जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा सेंट्रल एजेंसी इसका निर्णय करेगी। सीबीआई ने जो मौजूदा समय में जो सबूत दिखे हैं उसमें क्या सबूतों को ऐड किया जा सकता है, ये निर्णय सीबीआई के द्वारा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल फौरी राहत जरूर मिल गई है तेजस्वी यादव को। जी बिल्कुल, लेकिन राहुल, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि तेजस्वी को राहत नसीहत के साथ मिली है कि आगे इस तरह की बयानबाजी से परहेज करें, लेकिन बिहार के जो राजनीतिक हालात हैं, केंद्रीय एजेंसियों पर बयानबाजी अपने विपक्षियों पर निशाना साधने के लिए की जाती है, तो क्या लगता है नसीहत मानेंगे तेजस्वी? चलिए, संभवतः संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसी विषय पर हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं, उनसे भी यही सवाल, क्या लगता है कि राजनीतिक हित साधने के लिए जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों को बयानों के बीच में लाया जाता है और निशाना साधा जाता है, क्या वो आगे भी जारी रहेगा, या फिर इस मामले में जो अंदर खाने की खबर बाहर आई है कि तेजस्वी यादव को राहत मिली है लेकिन नसीहत भी मिली है, तो अब केंद्रीय एजेंसियों को लेकर होने वाली बयानबाजी थोड़ी कम होगी, या फिर उसको लेकर इस तरह की बयानबाजी नहीं देखने को मिलेगी? क्योंकि अंदर खाने से खबर ये सामने आ रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव को राहत नसीहत के साथ मिली है, और नसीहत ये कि संवैधानिक पद पर वो हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। राहुल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो अंदर खाने से खबर बाहर आ रही है राहुल, कि तेजस्वी यादव को राहत नसीहत के साथ मिली है कि वो जिस पद पर हैं उस पद की मर्यादा को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियों को लेकर, अधिकारियों को लेकर इस तरह की बयानबाजी ना करें। लेकिन बिहार में केंद्रीय एजेंसियां राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का एक हिस्सा बन गई है। बिना केंद्रीय एजेंसियों का नाम लिए बीजेपी पर आरोप ही कुछ नहीं लगता है, तो ऐसे में क्या लगता है नसीहत मानी जाएगी? नहीं, निश्चित तौर से दीपक, चाहे बिहार हो या दिल्ली हो, पंजाब हो, हर वो राज्य जहां पर विपक्ष सत्ता में है, जो विपक्ष केंद्र में है, वो सत्ता में है, वहां इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। और ना सिर्फ इस बार की बात है, बल्कि यूपीए 1, यूपीए 2, एनडीए 1 और मौजूदा समय में एनडीए 2 की बात करें तो यही स्थिति नजर आती है। अब ये देखना होगा, जो सीबीआई के सूत्र हमें बता रहे हैं, सीबीआई लगातार मॉनिटरिंग करेंगी तेजस्वी यादव के हर एक बयान को, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को, हर एक राजनीतिक मंच पर दी गई रैलियों को, उसके बयान को, उनके
के भाषणों को और उसमें देखा जाएगा, टटोला जाएगा कि जो नसीहत दी गई है, जो वार्निंग दी गई है और शर्त के साथ, एक तरीके से आप उसे अमौखिक रूप से शर्त ही कह सकते हैं, जिसके साथ जमानत बरकरार रखी गई है कि वो शर्त क्या वो उसका पालन करते हैं, जो नसीहत दी गई है उसका पालन करते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोबारा कोर्ट पे पहुंचने का विकल्प सीबीआई के पास रहेगा। और यही दबी जुबान में सीबीआई के जो लॉयर है डीपी सिंह, वो भी कहते हुए नजर आए कि केंद्रीय एजेंसी को फाइनल करना है, फैसला लेना है कि वो क्या बड़े बेंच में जाएंगे, बड़े कोर्ट में जाएंगे या दोबारा राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस मामले में सुनवाई भी लगातार चल रही है, ये तो इसमें एक अलग पहलू जुड़ गया था, तो क्या लगता है इसका असर उस सुनवाई पर भी पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर से एक पहलू जोड़ा गया था ताकि जमानत याचिका को रद्द कर दिया जाए, लेकिन जो परमानेंट सुनवाई हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा इसका असर होगा, इस बात की गुंजाइश कम है। लेकिन उस सुनवाई से जुड़े हुए सबूत भी कुछ हद तक रखे गए। अगर तेजस्वी यादव के खुद के बयान को देखें या फिर उनके लॉयर को देखें, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस मॉल, गुड़गांव मॉल की बात की जा रही है, जो तथाकथित उस संपत्ति से लिंक किया जा रहा है, उस मॉल का निर्माण मोदी सरकार आने के बाद हुआ है, जिसमें जो डायरेक्टर हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। यानी जो आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, उसका इस्तेमाल बड़ी सुनवाई यानी जो लंबी सुनवाई चल रही है उसके रूप में भी किया गया। लेकिन फिलहाल जो जमानत याचिका के ऊपर सुनवाई थी, इसका सीधा असर जो परमानेंट सुनवाई है उसमें पड़ेगा, इस बात की गुंजाइश कम नजर आती है। जी दीपक।